26 जुलाई के न्यूज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल की बात करेंगे हम। देखिए, जो भी न्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट लग रहा है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, न्यूज़ पे आप नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए। और जहीं आपको कभी भी किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, और इसको 2x करके भी आप सुन सकते हैं। डेली न्यूज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मैं उसको कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगेगा कवर करने के लिए मैं उसी को ही कवर करूँगा। तो होप आपको ये न्यूज़ सीरीज़ अच्छी लगे। तो देखिए, पहला क्या है न्यूज़, 5 करोड़ नेम्स आउट ऑफ द मनरेगा लिस्ट इन 2022-23 सेज मिनिस्टर। अब देखिए इसमें क्या न्यूज़ है आपका। तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, अब ये क्या है, मनरेगा के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब मनरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, अभी बाद में महात्मा गांधी ये ऐड किया गया था। ये 2005 में इसको पास किया गया, 2005 में पास किया गया, और ये गारंटीड जॉब देता है 100 डे का, 100 डे का गारंटीड जॉब देता है। और ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सोशल सिक्योरिटी मीन्स क्या हुआ, इस जॉब के थ्रू क्या हुआ, लोग अपने घर का खर्चा चला रहे हैं, एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है जिससे कि वो अपने घर का मतलब जो भी है खाने पीने का वो राशन अपना खरीद सकें। द स्कीम इज़ अ डिमांडेड ड्रिवन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम विच फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। अभी हम बात किए ना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसी के अंदर में ये काम करता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। एवरी अडल्ट मेंबर ऑफ अडल्ट मतलब 18+, अभी क्योंकि ये काम करना है आपको, क्योंकि ये 100 डे वर्क जो गांव में जैसे छोटे मोटे काम हो गए, जैसे कि अगर गांव में कोई पॉन्ड बनवाना है, गांव की अगर सड़क कोई बनवानी है, तो इन सब चीज़ों में छोटे मोटे जो काम हो गए, सफाई वाला काम हो गया कोई भी, तो ये सब जो काम होते हैं ये काम आपके इसके थ्रू करवाए जाते हैं। और इसमें अडल्ट मेंबर मतलब कि 18+ जो मेंबर होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये क्या है कि 100 डेज़ का गारंटीड वर्क है, फाइनेंशियल ईयर अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, ठीक है। इट कवर्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं एक्सेप्ट द वन विद अब 100%, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन होगी वहाँ तो नहीं, क्योंकि ये रूरल के लिए हैं, ठीक है। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये रूरल के लिए, तो अर्बन में ये नहीं आता। इट ऑल्सो प्रोविजंस ऑफ एडिशन ऑफ 50 डेज और अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इन ड्रॉट नेचुरल क्लैमिटीज। अब ये क्या होता है कि जो आपका क्या, जैसे कि 100 डेज़ का तो इसका गारंटीड वर्क दिया ही दिया है, प्लस इसमें एक और प्रोविजन है एडिशनल 50 दिन का आपको अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। कब, जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आएगा या फिर ड्रॉट जैसा कोई कंडीशन आएगा किसी रूरल एरिया में, ठीक। अब इसमें क्या है कि आपका जो फंड होता है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंटर और स्टेट दोनों इसमें फ़ंड एलोकेशन करते हैं। कुछ इसमें मटेरियल कॉस्ट का भी फंड होता है और एक वेज वाला होता है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है कि आपका स्टेट पैसा देता है, लेकिन जो आपका वेज वाला होता है उसमें सेंटर और स्टेट मिल के दोनों अपना डिवाइड करते हैं। अब सेंटर और स्टेट वाले में डिवोल्यूशन जो होता है, अब स्पॉन्सर्ड वाले स्कीम में तो आपको पता है कि यूटी में 90% जो पैसा होता है वो सेंटर देता है, लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो वो 50% 50 वो आपका अराउंड 60 और 40 का रेशियो होता है, ठीक है। लेकिन अभी ये यूटी में क्या होता है, ये आपका 90% और सेंटर देगा और 10% जो होता है वो यूटी वाला चीज़ करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें प्रोविजंस है, प्लस इसमें रिजर्वेशन का भी फैसिलिटी है। तो ये हम देखें, अब इसमें क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 17 जो गोल्स दिए गए उसमें से ये किस किस गोल को फुलफिल करता है, तो ये आपका टोटल जो है ये आपका एक जो नो पॉवर्टी है। अब क्योंकि पैसा मिलेगा तो पॉवर्टी हटेगी, जीरो हंगर, पैसा मिलेगा तो फिर खाना का नीड पूरा होगा। गुड हेल्थ, जब खाना अच्छा होगा तो फिर हेल्थ भी अच्छी होगी, और हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, अगर पैसे हैं तो फिर वो इलाज भी करवा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, क्योंकि अब इसमें कोई बाउंड्री तो डिसाइड नहीं की गई कि ये वुमेन को होगा ये फिर मेन को होगा, दोनों ही जा सकते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके बस रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ तो बात कर ही लिए, जेंडर इक्वालिटी आएगी तो रिड्यूस करेगा इनइक्वालिटीज़। फिर इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, क्योंकि इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये जो गोल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये फुलफिल करता है। अब ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ में ये है कि जो 5 करोड़ नाम जो आपके मनरेगा के अंदर में थे उसमें से हट गए। अब हटने का देखिए अलग अलग रीज़न बताया जा रहा है। अब कौन कौन क्या रीज़न बता रहा है, तो यहाँ पे न्यूज़ ये है कि जैसे कि आपको रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो गिरिराज सिंह है वो अपना लोकसभा में एक रिटन डॉक्यूमेंट दिए कि जो मनरेगा से 2022-23 में आपका जो 247% जो इंक्रीज़ हुआ है, वो लोग जो यहाँ से नाम हटवाए हैं मनरेगा से, तो इसमें जो इंक्रीज़ देखने को मिला है वो 247% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है 2021-22 के फिगर से अगर कंपेयर करेंगे तो, ठीक। अब इसमें क्या है कि
अलग अलग रीज़न बताया जा रहा है। अब क्योंकि इसमें कंट्रोवर्शियल ये हो गया है, अब ये अपोजिशन पार्टी और आपका जो रूलिंग पार्टी है वो अलग अलग बात इसमें बोल रही है। क्या इसमें बात हो रही है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज कंडक्ट द स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रपोज किया है इसमें, जो स्टेट गवर्नमेंट जो रीज़न प्रपोज किया है कि ये लोग नाम कैसे हट रहा है, तो उसमें क्या क्या रीज़न था। पहला है आपका फेक जॉब कार्ड। हो सकता है कि जॉब कार्ड जो बना हुआ, जो जैसे जॉब कार्ड बनता है जिसमें लिखा जाता है हर दिन का जॉब, तो हो सकता है फेक जॉब कार्ड का रीज़न दिया गया है। प्लस डुप्लीकेट जॉब, डुप्लीकेट मतलब एक ही कार्ड पे अलग अलग दो लोग का नाम, दो लोग जॉब वो करते थे, डुप्लीकेशन वाला चीज़ था, तो ये चीज़ था। नॉट विलिंग टू वर्क, मतलब वो अब लोग काम करना नहीं चाहते तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं वो लोग। फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम द ग्राम पंचायत, मतलब कोई फैमिली जो ग्राम पंचायत में रहती थी अब वो शहर में शिफ्ट हो गई है, तो फिर वो मनरेगा से हटी जाएगी। फिर उसके बाद से क्या है, एंड द सिंगल पर्सन इन जॉब कार्ड एंड द पर्सन इज एक्सपायर्ड, मतलब कि वो पर्सन उस घर जो रहता था वो एक्सपायर हो चुका है। तो ये रीज़न स्टेट गवर्नमेंट दिया है कि फेक जॉब कार्ड था, डुप्लीकेट जॉब कार्ड था, नॉट विलिंग टू वर्क नहीं करना चाहता है, प्लस दूसरा है वो शिफ्ट हो चुका है अर्बन एरिया में, प्लस तीसरा ये है कि वो एक्सपायर हो चुका है, उसके सिंगल मेंबर था तो वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो ये रीज़न था। अब जो आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो 10 रीजन को प्रपोज की है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज की थी, लेकिन अब जो 5 रीजन को और जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो 10 रीजन क्या दिया है कि जॉब कार्ड का तो इसने भी बताया है, इनकरेक्ट जॉब कार्ड बताया, जो गलत तरीके से जॉब कार्ड बनाता, फेक एप्लीकेंट, जो गलत आदमी वो उस पर काम के क्या होता है इसमें कि गाँव में क्या होता है, सब लोग ऐसे फर्जी कार्ड बनवा देते हैं और उनको 100 दिन का पैसा पूरा मिलता रहता है, काम भले हो या ना हो पैसा तो उनको मिलता ही रहता है। तो इस वजह से ये ऐसा हुआ था। फिर अगला यही फैमिली शिफ्ट हो गई है। फिर सिंगल पर्सन जॉब वो भी एक्सपायर हो चुका है। फिर पर्सन एक्सपायर, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पंचायत एंड विलेज बिकम अर्बन, अब वो गांव जो था वो अर्बन बन चुका है, तो भी वहाँ के लोग जो काम कर रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये रीजन आपका रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोली है। अब अपोजिशन पार्टी क्या बोल रही है कि क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज़ में सुने थे कि आधार कार्ड को ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा इससे, क्योंकि अब ये जो पेमेंट जैसे मनरेगा का जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, वो डायरेक्टली होता है, तो इसमें आधार से लिंक करके वो पेमेंट करने की बात हो रही थी। अब आधार से क्या है कि देखिए लिखा है कि 61 दिस ईयर अलोन टिल जून 23 नेम्स ऑफ 61 लाख रजिस्टर वर्कर हैव बीन डिलीटेड, केवल इसी मतलब साल 61 लाख रजिस्टर जो काम करने वाले थे वो लोग हट गए हैं इसमें। अब 34 एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बिटवीन द फाइनेंशियल 2021-22 एंड 22-23 वेस्ट बंगाल हैज़ रिपोर्टेड द लार्जेस्ट हाइक इन डिलीशन, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डिलीट हुआ है, सबसे ज़्यादा काम करने से लोग मना किए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि अब जब क्या होता है कि जब आधार से पेमेंट किया जाता है, आधार यहाँ ये लिखा है कि मनरेगा जॉब कार्ड विद आधार मेकिंग वेज पेमेंट थ्रू आधार से, इस फीचर का क्या नाम था, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एबीपीएस जो है अपोजिशन पार्टी यही इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि एबीपीएस का जो मैकेनिज्म है, एबीपीएस का जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आधार से ऑथेंटिकेशन करवा के आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है, ऐसा अपोजिशन पार्टी का मानना है। इस वजह से जो लोग आधार मतलब, या फिर मान लीजिए ऐसा है कि एक तो प्राइवेसी का इशू है, दूसरा ये कि आधार में मान लीजिए कुछ लोग का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाता है तो उनको पेमेंट मिलता ही नहीं, चाहे भले ही वो काम किए हो या ना किए हो। कुछ लोग का होता है जो इशू आता है टेक्निकल इशू, जिससे वो पेमेंट आधार का जो लिंक है वो नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उनका पेमेंट रुका रहता है और इस वजह से वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं उसमें। तो ये अपोजिशन पार्टी भी एलिगेशन लगा रही है उस पर, ठीक। तो ये न्यूज़ कवर किया। फिर अगला है कि लोकसभा में एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल जो 2021 से ही था वो अभी पास हुआ है, वो अब उसकी बात हम करेंगे। लोकसभा में ये पास हुआ है ये बिल। अब देखिए प्रोसीजर क्या, लोकसभा में अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से पास होता है, तो फिर वो क्योंकि ऑर्डनरी बिल है तो ऑर्डनरी बिल के कंडीशन में यही होता है कि अब ये जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में भी ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास वीटो होता है, अगर वो वीटो का यूज़ करेगा तो फिर वो वीटो काम करेगा, अदरवाइज़ वो बिल पे अपना एसेंट दे के पास करवा देगा। मोस्टली केस में पास हो ही जाता है, क्योंकि जब लोकसभा से पास हुआ तो रूलिंग गवर्नमेंट है तो फिर वो पास ही माना जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2021 आया है, ये 2002 का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, उसको ये अमेंड करेगा। इसमें क्या प्रोविजंस दिया गया, जो करंटली जो अभी आपके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो आपके मिनिस्टर हैं वो भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये बताया कि जैसे अभी के जो नीड्स जो बढ़ रही है लोगों की, उस हिसाब से इसको फ्रेम किया गया है। जैसे कि जो
ये रिसोर्स से डील करता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये रिसोर्स से डील करता है। रिसोर्स कौन सा? कोई भी रिसोर्स, कहीं का भी, जैसे फॉरेस्ट का कोई रिसोर्स है, फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिसका मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनका बहुत सारा यूज़ होता है। तो इस वजह से इसके डोमेन को बढ़ाया गया है। जैसे कि अब जो विलेज के लोग हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास जो ट्राइब्स रहती हैं, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, इसका भी प्रोविजन इसमें डाला गया है। प्लस जैसे आयुष, आपका आयुर्वेदा, जैसे अब हमारा जो अभी चल रहा है आयुष, इसका फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अब इस पे इंडिया टिल्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई जिसमें इसमें दो बोर्ड बनाए गए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू दो बोर्ड बनाए गए, एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। अगर किसी फॉरेनर को कोई मतलब कोई रिसर्च करना है इंडिया में आके, तो वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेगा। प्लस अगर इंडिया वाले को किसी स्टेट का किसी आदमी, किसी को अगर अब रिसर्च के लिए जाना है, किसी एजेंसी को रिसर्च के लिए जाना है, तो वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेके जाएगा। इसमें एक बायोपायरेसी का कंडीशन क्या आता है कि मान लीजिए कहीं यूएस से कोई आया और इंडिया के रिसोर्स का यूज़ किया और वो जाके वहाँ पे वो अपना पेटेंट ले लिया, तो ये बायोपायरेसी होती है, क्योंकि वो रिसोर्स तो इंडिया का यूज़ किया है और उससे वो पैसे कमा रहा है और वो अपना पेटेंट ले लिया उस पर। पेटेंट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पेटेंट लेने का मतलब ये होता है कि अब वो उसका हो गया, उसके परमिशन के बिना कोई और उसको यूज़ नहीं, उसको बना नहीं सकता, उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तो यूएस क्या करेगा? पेटेंट ले लेगा। तो ये बायोपायरेसी कहलाता है। वही बायोपायरेसी के एम्बिट को भी बढ़ाया गया था, कि उसके डेफिनेशन को बढ़ाया गया। प्लस ये जो आयुर्वेद को इंडिया, आयुष जो है, आयुर्वेद जिसमें आयुर्वेद आता है, योग आता है, नेचुरोपैथी होता है, यूनानी, सिद्ध, ये सब, होम्योपैथी, ये सब को इंडिया प्रमोट कर रहा है। इस वजह से जो है ये इसके डोमेन को बढ़ा के इसमें जो आपका जो इसमें जैसे कि इंडिया के जो आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर हैं वो बिना परमिशन के, मतलब उनको ज़्यादा, बहुत पहले क्या होता था कि बहुत लेवल पर परमिशन लेना पड़ता था, इसलिए वो रिसर्च कर नहीं पाते थे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि वो लोग रिसर्च प्रॉपर करें और इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारे इंडिया जो है वो इनोवेशन लेके आए और इसमें अपना आगे बढ़े। इस वजह से ये इस एक्ट को और रिलैक्सेशन के लिए, प्लस जो ट्राइबल्स हैं उनको थोड़ा फीचर देने के लिए, तो उनको भी रिलैक्सेशन देने के लिए, उनको बेनिफिट, उनके सोशल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को फ्रेम किया गया है। ठीक, अगला न्यूज़ आपका है, ये देखिए, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट कस्टम टैक्स डिटेक्टेड 9,300 फेक जीएसटी अकाउंट। अब इसमें देखिए न्यूज़ में कुछ खास ऐसा है नहीं, जैसे कि अब इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम जो है वो ऐसा किया है कि जैसे 9,300 ऐसे फेक जीएसटी, जैसे जब जीएसटी क्या है, जीएसटी एक सिंगल टैक्स मैकेनिज्म लाया गया था। इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपका, ये सिंगल टैक्स मैकेनिज्म लाया गया था। इसमें इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। उसी इनवॉइस का क्या हो रहा है कि टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के लिए एक फेक जीएसटी अकाउंट बना के वो क्लेम किया जाता है कि हम इतना पैसा पेमेंट किए, ताकि बाद में वो जीएसटी क्लेम करके वो पैसा वापस लिया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड न्यूज़ था, कुछ मतलब बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसको, ये जीएसटी का जब भी आप पूछेगा तो वन लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अगला न्यूज़ क्या, इन्फ्लेशन पे है। ठीक है, इन्फ्लेशन पे थोड़ा हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन अभी क्या होता क्या है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की जो है, आरबीआई इसको मैनेज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें क्या होता है कि इसका टारगेट है 4, आपका 2 होता है, 2 प्लस नहीं, ये आपका 4 है, 4 + 2 और -2, मतलब 4 का आपका आइडियल कंडीशन होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। 4 से आप 2 आगे बढ़ सकता है, 6 तक जा सकता है, और 2 घट सकता है, 2 तक जा सकता है। लेकिन अगर 2 से घटेगा तो फिर गवर्नमेंट एक अपना रोल प्ले करेगी, और अगर 6 से ऊपर बढ़ेगा तो भी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी। ऐसे तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो 4 तक ही बना रहे, लेकिन 2 का रिलैक्सेशन दे देती है, 2 बढ़ भी सकता है, 2 घट भी सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंडीशन आती है तो वो मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा प्ले में आ जाती है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि वेजिटेबल फूड्स जो इसका है, इन्फ्लेशन 6% तक मार्क कर दिया है, क्योंकि 4 का भी इन लोग का रेशियो 4 तक लेके आना है और 6 तक पहुंच गया है। इसलिए गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि 2023-24 तक हमको 5.1% तक लेके आना है। तो बस वही बात हो रही है इसमें, बस इन्फ्लेशन का यही है। बस आपको ये टारगेट पता होना चाहिए इसमें कि गवर्नमेंट का टारगेट है 4 तक लाना, और ये अभी जो है इन्फ्लेशन 6 तक का पार कर चुकी है। उसमें भी अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्फ्लेशन है सेक्टर में। ठीक, अब फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, अभी इसकी बात हम करेंगे। तो फुल रिजर्व बैंकिंग, देखिए मैं न्यूज़ का जिस्ट बताऊंगा आपको, बाकी न्यूज़ आपको ही पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फुल रिजर्व बैंकिंग क्या होता है
कि जब भी कोई बैंक ऐसा है कि बैंक, जैसे बैंक क्या करती है, बैंक लेंडिंग का काम करती है और बैंक क्या करती है, बैंक को पैसे जमा करेगी और पैसे देगी, यही दोनों काम करेगी, डिपॉजिट और लेंडिंग यही दोनों काम करती है। तो बैंक दो फॉर्म में पैसे जमा करती है, या तो बैंक क्या करेगी, या तो आपका डिमांड डिपॉजिट लेगी, ठीक है, डिमांड, और या तो टर्म डिपॉजिट लेगी। ये कॉन्सेप्ट मैं इकोनॉमिक्स की सीरीज में बताया हूँ, वहाँ जा और अच्छे समझ में आएगा आपको, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ न्यूज़ क्या है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, एक टर्म के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं उसमें से। जब आप पैसा जमा करेंगे तो एक टर्म, एक टाइम दिया जाएगा कि इतने ही महीने बाद, इतने साल बाद आप पैसा निकालेंगे, उसका आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, आपको जब पैसे ज़रूरत होगी तब चाहिए। फुल रिजर्व वाले में क्या कंडीशन होता है कि जितना पैसा बैंक पाएगी डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, वो पैसा वो लेंड नहीं करेगी, वो पैसा अपने पास रखेगी बचा के, कि कभी भी वो आदमी आके पैसा निकाल सकता है। इसी को आपको कहते हैं फुल रिजर्व कंडीशन बैंक का, ठीक है। यहाँ वही बताया जा रहा है कि फुल रिजर्व क्या है, कि फुल रिजर्व बैंकिंग ऑल्सो 100% रिजर्व बैंकिंग रिफर्स टू अ सिस्टम बैंकिंग वेयर बैंक आर नॉट अलाउड टू लेंड आउट मनी दैट आर रिसीव अ कस्टमर। मतलब कस्टमर से जो भी पैसा उसको डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में मिला हुआ है, वो पैसे को वो कहीं भी लेंड नहीं कर सकती, मतलब कहीं भी उसको उधार पे दे नहीं सकती है। उस पैसे को वो अपने पास रखेगी कि वो आदमी कभी भी आके पैसे मांग सकता है, इसलिए वो बैंक अपने पास ही वो पैसे को रखेगी, ठीक। डिमांड डिपॉजिट आर अ डिपॉजिट, तो ये हम बात कर ले डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। उसके बाद से क्या है कि इन दिस केस बैंक सिंपली एक्ट एज अ कस्टोडियन। तो बैंक यहाँ पे कस्टोडियन का ही काम कर रही है, वो आपके पैसे को अपने पास होल्ड करिए, प्लस उसका कोई चार्ज वो लेगी कि आपका पैसा अगर जमा करी है अपने पास तो उसका फिर वो चार्ज काटेगी कि हाँ वो 2% 1% जो भी पैसा होगा वो चार्ज करेगी और आपके पैसे को कस्टडी करेगी, वो अच्छे से रखेगी सेफली, ठीक है। इसमें क्या है कि मनी एंड मे चार्ज द फीस, वो फीस चार्ज करेगी। दिस इज एन कॉन्ट्रास्ट टूडेज बैंकिंग सिस्टम। ये आज के बैंकिंग सिस्टम से तो अलग ही वो चीज़ है, क्योंकि आज की बैंकिंग सिस्टम क्या होती है, आप पैसे जमा करेंगे और बैंक क्या करेगी, उसको बाहर किसी को उधार देगी और उस या फिर वो इन्वेस्ट करेगी और इससे वो पैसे कमाएगी, यही काम करती है बैंकिंग लेकिन आज के टाइम पे। बट ये क्या है, एक फीचर है जहाँ पे बैंक क्या करती है, आपका पैसा वो होल्ड करेगी, उसको कस्टोडियन करेगी, आपसे वो पैसे पे होल्ड करने का मतलब आपसे वो कस्टडी, उसको सिक्योर करने का कुछ चार्ज काटेगी और उस पैसे को वो कहीं भी लेंड नहीं कर सकती है, वो जब भी आपको मन करेगा आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक रन की कंडीशन नहीं आती है। मान लीजिए बैंक रन क्या होता है, जब एक साथ बैंक में सारे लोग पैसे निकालने पहुंच जाएं, तो जब सारे लोग पैसे निकालने पहुंचेंगे बैंक में, तो बैंक के पास तो सब लोगों का पैसा होगा, क्योंकि बैंक कहीं दे ही नहीं रही है किसी को, वो आपका पैसा तो सेफली रखी हुई है, कहीं दे ही नहीं रही है, तो वो आपको जब चाहे जब मर्जी करे आप ले सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक रन में कंडीशन क्या होती है कि जब आप पैसे लेने गए और बैंक के पास पैसा ही ना हो देने के लिए सबको, क्योंकि बैंक आज के टाइम पे यही हो रहा है, बैंक सबको लोन बांट देती है पैसा, तो आप जब पैसे लेने जाएंगे किसी के पास पैसा होगा ही नहीं, बैंक के पास इतना पैसा होगा ही नहीं देने के लिए, तो फिर वो बैंक रन की कंडीशन आ जाती है, वो बैंक जो होती है फ्रॉड घोषित हो जाती है, ठीक। वही है। इन अदर वर्ड्स, अंडर फुल रिजर्व बैंकिंग बैंक एक्सपेक्टेड टू होल्ड रिजर्व बैकिंग 100% ऑफ देयर लाइबिलिटीज़। तो जितनी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो आप पैसे जमा करेंगे ये बैंक की लाइबिलिटीज़ ही हो गई, कि वो अब उस लाइबिलिटीज़ क्या हो गया कि अब उसको प्रोटेक्ट करके रखना वो पैसा, तो ये उसकी लाइबिलिटीज़ हो गई। एसेट और लाइबिलिटीज़ दो चीज़ें होती हैं। बैंक जो कमाती है पैसा वो एसेट होता है उसका, लेकिन बैंक जो पैसा रखी है कस्टोडियन के लिए, जो बचा के रखी है मतलब आपका पैसा, वो उसकी लाइबिलिटीज होती है, उसको कभी ना कभी वो देना है पैसा, तो उसके ऊपर एक लाइबिलिटीज होती है, ठीक। दिस इज इंश्योर दैट द बैंक इज सक्सेसफुल मीट रिडेम्पशन डिमांड फॉर डिपॉजिटर एंड दस अवॉइड अ रन ऑफ द, वही बैंक रन की कंडीशन से अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें बहुत ही यूजफुल होती है। अनकंडीशनल, अंडर अ फुल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम बैंक कैन ओनली लेंड मनी दैट दे रिसीव एज अ टाइम डिपॉजिट। अब देखिए टाइम डिपॉजिट, अब एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसमें हम बात किए कि बैंक जो होता है, अब यही बैंक क्या करती है, टाइम डिपॉजिट भी लेती है, जिसमें कुछ टाइम के बाद से उसको पैसा देना पड़ता है। तो उसको पता होता है कि हमको 2 महीने बाद पैसा देना है, तो वो 2 महीने तक पैसा किसी को लेंड कर सकती है, किसी को उधार दे सकती है। तो टाइम डिपॉजिट के टाइम पर यही होता है कि वो बैंक क्या करती है कि वो पैसा आपसे लेगी और आपका पैसा किसी और को उधार दे देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि आप 2 महीने बाद ही पैसा लेने आएंगे, 2 महीने तक वो उधार दे सकती है और उससे वो अपना प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। दिस अब क्या करेगा कि विड्रॉ फ्रॉम दिस अरेंजमेंट गिव्स बैंक द टाइम टू लेंड, तो वही कुछ टाइम दे देता है बैंक को लेंड करने के लिए। इन द बैंकिंग सिस्टम दैट एग्जिस्ट टुडे ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, बैंक प्रीडोमिनेंटली डू नॉट लेंड मनी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल। अब इस टाइम पे क्या चल रहा है, आजकल के टाइम पे फ्रैक्शनल रिजर्व चल रहा है, जिसमें क्या होता है बैंक जो लेंडिंग करती है वो कैश के फॉर्म में नहीं करती है, वो ऑनलाइन करती है। ऑनलाइन का मतलब उसके पास जितना भी कैश जमा होता है ना, वो सारा कैश अपने पास रखी रहती है, वो लेंड नहीं करती है, वो क्या करती है, वो अपने पास ही रखी
की रहती है, तो वो ऑनलाइन पैसे ही वो ट्रांजैक्शन करवाती है। तो इससे क्या होता है कि वो जब भी कोई पैसा निकालने आता है तो उसके पास वो पैसा होता है वो देने के लिए, तो वो कंडीशन जो रहती है वो बैंक रन की कंडीशन से थोड़ा सा अवॉइडेबल होता है। देखिए पूरे इसमें एडिटोरियल में यही मेन आपका यही घूम फिर के बात किया है बैंकिंग जो आपका ये फुल रिजर्व बैंकिंग। और फुल रिजर्व बैंकिंग हम लोग जानेंगे कि ऐसा बैंकिंग कंडीशन जहाँ पे पैसा बैंक सारा रिजर्व के फॉर्म में रखी हुई है, ताकि जब आप पैसे लेने जाएं आपको पैसा मिल जाए। 100% बैंक अपना रिजर्व रखा है, कहीं वो लैंड नहीं कर रहा है, कहीं किसी को दे नहीं रहा है, यही कंडीशन होता है। बस यही पूरा न्यूज़ उसी के बारे में ही बात किया हुआ, जिस्ट यही न्यूज़ का था। ठीक, अगला हम बात करेंगे न्यूज़, ये आपका इज़राइल के का न्यूज़ है। ये हाँ ये इज़राइल का न्यूज़ है। तो इसमें क्या न्यूज़ में था कि जैसे कि इज़राइल में जो आपकी फार राइट विंग के पार्टी के जो लीड आपके बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अब एक बिल पास किए हैं जुडिशरी के पावर को अंडरमाइन करने के लिए। उसमें क्या है कि इस बिल पे तो अपोजिशन बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन देखिए 120 लोगों की यहाँ पे पार्टी का जो स्ट्रेंथ है, 120 लोगों का स्ट्रेंथ है, जिसमें से 64 ने वोट करके इस बिल को पास करवा दिया। और इस बिल में ये प्रोविजंस है कि जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब कि जो नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है, उनके जो एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं, इवन नेतन्याहू जो हैं, ये लोग अगर कोई बिल पास करते हैं तो जो जुडिशरी के पास जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर हमारे यहाँ पे है, जैसे हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिल पास होता है तो अगर उस बिल में कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस नहीं है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो फिर उस बिल को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है वहीं पे। तो यही सेम चीज़ें मिला हुआ था इजराइल में भी जुडिशरी को, लेकिन क्योंकि ये बिल पास हो गया है, इसकी वजह से जब एग्जीक्यूटिव बिल पास करेगा तो उसमें जो वहाँ पे जुडिशरी होगी उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं होगा कि उस बिल को रद्द करे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की पावर को बढ़ाया गया। इसी चीज़ को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी इस बिल को फाइनली पास करवा दिया गया। वही न्यूज़ है यहाँ पे। ठीक, अगला न्यूज़ ये है कि एक जैसे कि एक नया रिसर्च अभी बात हो रही है। ये रिसर्च आपका क्या है कि कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़। जैसे कि मान लीजिए कोई डिजीज़ होती है किसी इंसान को, मान लीजिए कि मलेरिया, ठीक है, मलेरिया डिजीज होती है। इसमें क्या होगा कि एक इंसान को, एक हेल्दी इंसान को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में लेके आया जाएगा, और सारा मतलब ऐसा होगा कि वो एक जैसे होता है कि वो एक इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे एक कंट्रोल होगा, सब चीज़ कंट्रोल में, मतलब कि उसको देखा जाएगा कि उस इंसान को अगर मलेरिया हो रहा है तो उसके अंदर इन्फेक्शन जो है कैसे बढ़ रहा है, और इन्फेक्शन बढ़ भी रहा है तो वो कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या क्या उसका पूरा मतलब प्रोसीजर हो रहा है, कैसे वो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो अपने आप में कैसे क्योर कर रहा है, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी उस क्लोज इन्वायरमेंट। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए इसमें बायो एथिक्स जो आपकी डिपार्टमेंट है, जैसे ICMR की, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की एक डिपार्टमेंट है बायो एथिक्स, वही एक ये प्लान प्रपोज की है। इसमें एथिकल इशू भी है, जैसे किसी इंसान को, अगर आप हेल्दी इंसान को अगर एक वायरस से इंजेक्ट करवाते हैं और ये सब चीज़ें देखते हैं तो एक एथिकली भी इशू आता है, क्योंकि 2000 यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बात करूँगा कि ये चीज़ें आपका ये आपका जैसे कि ये आपका एक बार ये पहले ये चीज़ें प्रपोज हो चुकी थी 2010 में। देखिए आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ था जब HPV जैसे पेपिलोमा वायरस जो था उसके लिए ये चीज़ें हुई थी, तो वहाँ पे एथिकल इशू आया था जिस वजह से बंद करना पड़ा, तो वो दिक्कतें थी। लेकिन अभी भी ये चीज़, जैसे वर्ल्ड में तो ये चीज़ें चलती ही हैं, फॉरेन में ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इंडिया में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंसान को एक लैबोरेटरी में लेके आया जाएगा और उसके ऊपर उस वायरस का इंजेक्ट मतलब वो उस इन्वायरमेंट में लेके आके उस वायरस का इम्पैक्ट देखा जाएगा क्या होगा, ये हमारा बेनिफिट करेगा वैक्सीन बनाने में। इसी वजह से आपका जो जैसे इसके पहले जो बहुत सारी ऐसे पास्ट में ऐसी वैक्सीन बनाई जा चुकी हैं, तो इस वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये, और एक तो पहली बात तो वैक्सीन बन जाएगा, इसमें क्या होगा कि जब इंसान पे देखा जाएगा कि वो कितना इन्फेक्शियस है और क्या क्या काम कर रहा है वायरस, तो उसको पूरा मेज़र करके उस पर वैक्सीन तो बनाया जाएगा। दूसरा ये कि उस इंसान, अगर वो इंसान रिकवर होगा तो उसको अगले फेज़ के लिए तैयार किया जाएगा, फेज़ 3 के लिए, कि वो उस फेज़ 3 में भी सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो कोई भी वैक्सीन एक ऐसी कंक्लूजन पे पहुँचाएगा कि वहाँ से जो होता है ह्यूमन जो होता है कम उसको डिजीज़ कॉज हो और वो पूरी तरह से लड़ने के लिए उससे तैयार हो जाए। तो ये आपका न्यूज़ था। ठीक, अगला न्यूज़ आपका है मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है और इस न्यूज़ में हम बात करेंगे आपका, देखिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि किस फील्ड में, इन्वायरमेंट के फील्ड में, और वो क्या कर सकता है, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, जैसे एक बॉटल मान लीजिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की बात करेंगे, जैसे एक बॉटल, जैसे एक
आप चिप प्रोड्यूस, जैसे कि एक फ़ोन, चलिए एग्जांपल लेते हैं फ़ोन का, एक फ़ोन प्रोड्यूस हुआ, ये फ़ोन प्रोड्यूस हुआ, आप यूज़ किए, 2 साल 4 साल बाद यूज़ किए, वापस ये फ़ोन फेंक देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, ये फ़ोन जब आप यूज़ करेंगे, वापस से जब आपका फ़ोन ख़राब होगा तो वापस से उसी कंपनी के पास जाएगा जहाँ से एक कोई कंपनी हो जो रिसाइकिल करेगी इस फ़ोन को, फिर रिसाइकिल करके फिर वापस उस कंपनी को देगी जो बनाया है, और फिर ये कंपनी फिर इसी प्रोडक्ट का कुछ और बनाएगी। मतलब वो जीरो वेस्ट हुआ, मतलब आपका कोई वेस्ट गया ही नहीं, वापस वही प्रोडक्ट आपको घूम फिर के एक मार्केट में फिर घूमने लगा, तो आप कुछ वेस्ट किए ही नहीं। ये होता है आपका सर्कुलर इकोनॉमी। तो यही बता रहा है कि रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी आर पावरफुल स्ट्रेटजी दैट कैन एफिशिएंट। अभी जो डिमांड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए, इस डिमांड में जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है एक पाइवोटल रोल प्ले करेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी का हमारा सिनेरियो क्या है, टेक मेक डिस्पोज, जब हम कोई चीज़ लेते हैं, कोई उसको बनाते हैं और डिस्पोज कर देते हैं, मतलब हम डिस्पोज उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप ख़त्म मत करिए, आप उसको रिड्यूस करिए, रीयूज़ करिए, रिसाइकिल करिए, मतलब आप उसको कम करिए, रीयूज़ वापस से उस चीज़ को यूज़ करिए, और उसको रिसाइकिल तब करिए, मतलब उसको रिसाइकिल करिए, उस प्रोडक्ट को फिर उसी इकोनॉमी में सर्कुलर फॉर्म में घुमाइए, ठीक है। अब इंडिया हैज़ प्राइवेटाइज रिसोर्स इफिशियंसी इन सर्कुलर इकोनॉमी। इंडिया पहले भी इस चीज़ को बात कर चुका है, और इंडिया फिर से इसके पास G20 का फोरम है, तो इस रिसोर्स इफिशियंसी जो सर्कुलर इकोनॉमी है इस पे इंडिया बात कर सकता है इस G20 फ्रेमवर्क में, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। तो और इंडिया जो है वो इस इन्वायरमेंट के फील्ड में ऐसे फीचर में वो काम कर चुका है ऑलरेडी, क्योंकि एक्सटेंडेड जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए कोई अगर एप्पल मैन्युफैक्चर कर रहा है अपना फ़ोन, तो ये उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो, जैसे कि एक बल्ब होगा, एक बल्ब कोई कंपनी बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो बल्ब वापस से घूम फिर के उस कंपनी को आपको देना पड़ेगा, तब आपको कुछ पैसा, जैसे कि आप बल्ब में क्या होता है कि आपको बल्ब वो 100 रुपये का होगा, लेकिन वो कंपनी चार्ज करेगी 150 रुपया, ठीक है। अब 150 रुपये का वो बल्ब दिया आपको, तो 50 रुपया बोलेगी कि आपका जब बल्ब खराब होगा तो आप जब बल्ब देने आएंगे तो 50 रुपये हम आपको दे देंगे। इससे क्या होगा कि बल्ब वापस घूम फिर के उस आदमी के पास चला गया जहाँ से आप खरीदे हैं, तो आप इधर उधर कहीं फेंके नहीं उसको, वापस आपको 50 रुपया तो मिल ही जाएगा, लेकिन वो बल्ब जो जहाँ से आप खरीदे थे उसके पास चला गया, फिर वो उस इकोनॉमी में सर्कुलेट करवाएगा, उसको सही करवा के उसको डिस्पोज करवाएगा। तो ये जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिस्पोज करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्कुलर और वही है कि ये सब। अब इंडिया क्या है, स्टील सेक्टर में भी इंडिया काम कर रहा है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया जो है वो इन्वायरमेंट से कैसे, जैसे कि स्टील की जो होती है वहाँ पे हीटिंग का जो काम होता है, वहाँ पे इंडिया बायो प्रोडक्ट को यूज़ कर, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट है उसका यूज़ करवा रहा है, तो ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया इसको ये इस पर्टिकुलर सर्कुलर इकोनॉमी वाले फीचर को यूज़ कर रहा है। फिर सर्कुलर बायो इकोनॉमी, एस्टैब्लिश एन इंडस्ट्रियल लेट्स रिसोर्स इफिशिएंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कोलिशन। तो ये क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे इंडिया क्या करता है, एक वर्ल्ड मतलब लेवल पे बातचीत कर सकता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि मेकिंग अ सर्कुलर स्टील सेक्टर। मोस्ट G20 मेंबर्स कंट्रीज हैव कमिटेड टू नेट जीरो एम्बिशन एंड आर वर्किंग टू मिटिगेट ग्रीन हाउस। इसमें G20 कंट्री में बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो इस फील्ड में अब काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और तो अगर उन्होंने ये ऐसा प्लेस भी लिया है कि हमको नेट जीरो करना है, अपना एमिशन जो है वो पूरी तरह से नेट जीरो करना है, मतलब जितना हम एमिट करें उतना हम इन्वायरमेंट में अपना कार्बन उतना रिड्यूस भी करें, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। अब इसमें इसके करने के लिए आपको इस टाइम पे भी 15 से 25% तक का अभी रिसाइकलिंग करेंट जो आपका चल रहा है उसमें 15 से 25% तक का आपको रिसाइकलिंग करने की नीड है, ठीक। उसके बाद से क्या बताया जा रहा है कि 15 से 25 करना है। उसके बाद एफिशिएंट डिमांड, जैसे ग्लोबली, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में क्या हुआ, एनर्जी सेक्टर में जो स्टील और आयरन है वो 7% एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। तो इस वजह से अगर इंडिया इस फील्ड में अगर काम करता है तो पूरे वर्ल्ड को भी इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हम 7% जो है वर्ल्ड का जो एनर्जी सेक्टर में आपका एमिशन हो रहा है वो हम कम कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद से G20 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ नॉलेज शेयरिंग, इसमें नॉलेज की शेयरिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इधर उधर शेयर करके हम बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद से प्रेसिडेंसी क्योंकि इंडिया के पास है तो वो बाकी कंट्री को भी एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा जिसमें वो लोग अपने ऊपर एक कंसीडर करेंगे इस चीज़ को, जिसके पास इस चीज़ की टेक्नोलॉजी होगी वो कोलैबोरेट करके इसमें फील्ड में काम कर सकता है। उसके बाद से क्या बताया जा रहा है कि जैसे इंडिया जो है वो आपका काम कर रहा है, जैसे कि एथनॉल ब्लेंडिंग में भी इंडिया काम कर रहा है। बायोगैस जो जैसे अभी हमको पता है कि 2025 तक जो टारगेट है 20% एथनॉल वाला ब्लेंडिंग, प्लस जो आपका टारगेट इंडिया का 5% ब्लेंड करेगा बायोमास प्लेट। जब भी थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का उसमें 5% जो है वो जाएगा वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में आपका 5% जो होगा बायोमास जाएगा।
प्लस जो गोवर्धन स्कीम इंडिया का है वो लॉन्च हुआ था, उससे आपको वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें भी बताया जा रहा है। फिर उसके बाद से सतत जो स्कीम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम 2018 में लॉन्च हुआ था, ये भी इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस का यूज़ किया जाएगा। ये क्या होगा, एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल का एक ऑल्टरनेटिव है। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर यही बताया जा रहा है कि विद 20,000 जब ये ईपीआर बना है तो उसमें 20,000 रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स इसमें रजिस्टर हैं, तो वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। 1970 से देखा जा रहा है कि कंजम्पशन जो बायोलॉजिकल रिसोर्स का कंजम्पशन है G20 मेंबर्स जो है वो 2.5 टाइम्स बढ़ गया है। तो अब जब बढ़ा है तो इसमें काम करने की भी ज़रूरत है। जैसे बायो वेस्ट हो गया, म्यूनसिपल वेस्ट ये हो गया, जैसे बायो वेस्ट मतलब म्यूनसिपल वेस्ट हो गया या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर जो वेस्ट निकल होता है वो हो गया, ये सब का हम कैसे यूज़ करेंगे अपनी इकॉनमी में, कैसे इनका एक अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उसी सब चीज़ की बात हो रही है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना बताया गया, ये आपका इंटीग्रेटेड बायो एथेनॉल प्रोजेक्ट है, जिसमें कि हम बात किए हैं 20% एथेनॉल की। जैसे 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट है वो 20% एथेनॉल की बात करता है। और हम अभी कोल में बात ही कर लिए कि थर्मल पावर प्लांट में 5% बायोमास का यूज़ किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम की बात ही कर लिए, सतत स्कीम हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस स्कीम हो गया। तो ये सब चीज़ें बात की जा रही हैं। एनवायरनमेंट के सेक्टर में इंडिया एक लीडर की तरह उभर सकता है और ये एक यहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म मिला हुआ तो बातचीत कर सकता है कंट्री के साथ। अगला न्यूज़ है चाइल्ड लॉ एंड कंसेंसुअल सेक्स। अब देखिए कंसेंट की बात होती है, जैसे कि अब इसमें बहुत मैं थोड़ा ही बताऊंगा आपको कि क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट तो नहीं होगा आपको जानने के लिए, तो जितना है इंपॉर्टेंट बताता हूँ। कि जैसे पॉक्सो में भी ये लिखा हुआ है कि 18% से एबव जो होता है वो आपका अडल्ट की को दर्जा मतलब दिया जाता है। 375 जो IPC का है उसमें भी आपका 18+ ही आपका दिया गया अडल्ट के लिए। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें कंसेंट की ज़रूरत होती है। अब अगर 18 से नीचे कोई मतलब गर्ल है, उसका कंसेंट अगर लिया गया तो फिर उसका कंसेंट लिया गया हो या ना लिया गया हो वो रेप का ही दर्जा दिया जाएगा। तो यही कंसेंट की, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी ये बोला था कि एज ऑफ कंसेंट को आपको कम करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब वो लड़का लड़की राज़ी होते हैं, लेकिन कंसेंट की क्या होता है कि जब 18 से कम अगर मतलब 18 से कम अगर वो लड़की है तो उसका कंसेंट नहीं मायने रखता, उसके पेरेंट्स का कंसेंट मायने रखता है। तो अगर उस टाइम पे क्या होता है, लड़का लड़की अगर राज़ी भी होंगे तो भी अगर पेरेंट्स राज़ी नहीं है तो वो केस फाइल कर देते हैं और वो केस वहीं चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें डिमांड किया था कि इस एज को कम करके 16 साल करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ पास ही नहीं किया। तो यही बता रहे कि बहुत सारे केस इसी बेसिस पे जाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल दिया था कि दिल्ली हाई कोर्ट अभी 25 ईयर ओल्ड बॉय को अभी था और 15 साल की लड़की थी, तो वो केस को भी कोएस कर दिया था। फिर उसके वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट का बता रहा है, उसमें भी यही पॉक्सो का ही प्रोविज़न था, उसको भी कोएस कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट का भी यही प्रोविजंस बताया गया था। फिर उसके बाद से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी पॉक्सो का ही वो एक्ट, सेम सारे एक्ट ऐसे ही। तो बता रहा है कि अगर कोर्ट ऐसे ही इसको कोएस करती रहेगी कंसेंसुअल के बेसिस पे, तो अगर ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो चीज़ें समझ में आती कि फिर वो FIR के टाइम पे ही वो चीज़ें वो केस को कोएस कर दिया जाता। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में अभी है ही नहीं ये चीज़ें, तो ये पहले ही ये वहाँ तक केस जा रहा है, ये कितना पेंडिंग रह रहा है, फिर वो केस तो फिर लिखवाना ही नहीं चाहिए अगर ऐसी ही चीज़ें डील होती रहेंगी। तो यही बात हो रही है कि या तो फिर आप एक काम करिए, कंसेंसुअल वाली जो चीज़ है उसको एज को कम करिए, या फिर उसको और मोर डिफाइन करने की ज़रूरत है, ताकि जो केस की जो मल्टीपल डायमेंशन है उसको अच्छे से समझा जा सके। तो ये वही न्यूज़ था, ठीक है। बाकी आप एक बार इसको रीड करिएगा, बहुत ईजी न्यूज़ है, तो कवर हो जाएगा।